नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और ये आज हमने ऐसे कहा था कि जो हमारा चैप्टर है ओव्यूलेशन, विकास, इसका हम ये लेक्चर लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर इन सभी के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर का। वंडरफुल लेक्चर है, आप इसको आखिरी तक बने रहिए। इसमें हम ओरल यानी पाठ का सिर्फ ओवरव्यू करा रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण कहाँ से हुआ था? तो पृथ्वी का निर्माण हुआ था बिग बैंग, जो घटनाएं थी वहीं से प्रकृति का निर्माण हुआ। अब बिग बैंग या महाविस्फोट था, इसी से प्रकृति का निर्माण हुआ। महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालने का कार्य करता है। ये बताता है कि प्रकाश कैसे इसका प्रकृति का निर्माण हुआ। यह ब्रह्मांडीय पदार्थ में हुए एक ऐसे महाविस्फोट के बारे में बताता है जो कि हमारी भौतिक परिकल्पनाओं से परे है, हम इसको सोच भी नहीं सकते, वहां बताता है। अर्थात भौतिक संदर्भों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। अत्यधिक सघन पदार्थ इसमें हुए इस महाविस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तारित होना ही प्रारंभ किया। धीरे धीरे ताप में कमी आती गई। बाद में हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन व हीलियम गैसों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं थी, ठीक है, तो विस्तारित होता गया। ठीक है, अब अतः गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गैसीय संघनित हुए और इस धीरे धीरे गैस के गुब्बार से बनी आज के समय की यह निहारिकाओं का गठन हुआ। हमारा प्रमुख तारा सूर्य इस परिक्रमा कर रहा है। यह प्राकृतिक ग्रह है जिसके उपग्रह या धूमकेतु या उल्का जो पिंड होती हैं इसके चारों ओर क्या करती हैं? ये चक्कर लगाती हैं। ये सौरमंडल है, ठीक है, सौरमंडल को बनाता है। और इसमें क्या है? आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो कि पृथ्वी सहित हमारा और मंडल 4.5 मिलियन वर्ष यानी 4.5 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, ये कहते हैं लोग ये 100 करोड़ या 400 साल पुराना है, ये नहीं है, ये 1.4 मिलियन वर्ष पुराना है हमारा पृथ्वी। इसको याद रख लीजिए आप। ये तो ओवरव्यू था। अब आता है कि आद्य पृथ्वी यानी द ईयरली अर्थ यानी इसका प्रमाण क्या था कि ये पृथ्वी कितना था? 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व का था। बनने से पृथ्वी का जो ताप था कि इतना अधिक था कि इस पर उपस्थित सब कुछ शायद गैसीय रूप में ही था। कैसा था? गैसीय रूप में था। इसमें क्या क्या या फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी के ताप में कमी आने लगी तब पदार्थों का जो संघनीभूत होना प्रारंभ हो गया, यानी उनका संघनन होना इसमें क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या थी? आद्य पृथ्वी पर तो वायुमंडल ही नहीं था। अब जो पहले जो पृथ्वी थी उस पर वायुमंडल ही नहीं था। उस पर क्या नहीं था? उस पर वायुमंडल नहीं था। उसमें वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? वो इसमें क्या थी? इसमें मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी, जल वाष्प पृथ्वी की सतह पर एकत्रित होते थे। ठीक है, ये थे सब। अब आएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्हीं से पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर ज्वालामुखी या गतिविधियों में हुई बहुलता भी अति तीव्र परावैगनी विकिरण था। तब तेजी से बिजली कौनती थी। 4300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की परिस्थिति आज की पृथ्वी की परिस्थिति से बिल्कुल भिन्न थी। किस प्रकार की परिस्थिति थी? ये देखिए, इस टाइप की परिस्थिति थी, ऐसी परिस्थिति थी उस टाइम की। उस टाइम पर क्या था? इसमें सूर्य की परावैगनी किरणें में जल को इसके जो घटक थे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विघटित कर दिया गया था। और हाइड्रोजन हल्की होने के कारण ये मुक्त होने लगी थी। जो हाइड्रोजन थी वो हल्की होने के कारण कैसी होने लगी थी? मुक्त होने लगी थी हाइड्रोजन। अब आता है कि जो ऑक्सीजन में मीथेन व अमोनियाओं के साथ क्रिया कर जल या कार्बन डाइऑक्साइड या गैसों की क्या कर दी थी? रचना कर दी थी। अब पृथ्वी के चारों ओर ओजोन कवच का गठन हुआ। पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन परत है उसका क्या होने लगा? इसमें गठन होने लगा। और ताप में और कमी होने के कारण जल वाष्प
तीव्र या लगातार वर्षा के रूप में बरसने लगा, जिससे जल की आपूर्ति जो है वो पूर्ण हो गई। और उस समय का पृथ्वी वायुमंडल अचानक जो अपचायक था वो ऑक्सीकारक हो गया। ऑक्सीजन की का निर्माण होने के कारण वो कैसा हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, और उससे पानी का निर्माण हुआ, धात्विक ऑक्साइड बने, उन सभी का निर्माण हो गया। और इस तरह से एक उसमें आगे चलकर एक मनुष्य का निर्माण हो गया। अब जो कुछ इसके विशिष्ट सिद्धांत थे वो सिद्धांत क्या थे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत थे। इन मतों को आप अपने एनसीईआरटी से पढ़ के रख लीजिए, इसके वैज्ञानिकों के नाम याद कर लीजिए, शायद इसमें नहीं होंगे, आप उनको अपने एनसीईआरटी से याद करेंगे। इसमें सिर्फ बता रहे हैं कौन सा मत क्या कहता था। तो विशिष्ट सृष्टिवाद का जो मत था वो कहता था किसी जो देवीय शक्ति के ने विशिष्ट समय पर जीवन की उत्पत्ति की। जो सृष्टिवाद का मत था वो ये कह रहा था कि किसी देवीय शक्ति थी, उसने ही पृथ्वी का निर्माण किया था। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको माना। अब स्वतः जननवाद का इसके बाद आया। उसने क्या कहा, उस वैज्ञानिक ने कहा कि जीवन की उत्पत्ति अनेक बार आजीवित पदार्थों से स्वतः जनन के कारण होती है। कोई आजीवित पदार्थ स्वतः जनन कर सकता है क्या? इन्होंने कहा था लेकिन कि कर सकता है, उसी के कारण इस जीव की वो होती है, जन्म होता है। अब ब्रह्मांडीय सिद्धांत क्या कहता था? एक और सिद्धांत था ब्रह्मांडीय सिद्धांत। वो कहता था कि बाह्य स्थलीय सिद्धांत पृथ्वी पर जीवन कहीं और से आया है, यानी किसी और ग्रह से आकर पृथ्वी पर जीवन बसा है। ठीक है। अब जैव रासायनिक विकास कहता था कि जीवन की उत्पत्ति भौतिक व रासायनिक नियमों के अधीन आद्य पृथ्वी पर हुई। तो यही नियम मान्य था, यूरेबा मिलर का नियम था यही। अब आ जाते हैं डार्विनवाद। इसी पर क्लियर करना है आज हमको। डार्विन थ्योरी क्या थी? दिसंबर 1831 में जीव विज्ञान के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा था, जब 22 वर्षीय प्राकृतिकविद चार्ल्स डार्विन 22 वर्ष के थे। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ब्रिटेन नौसेना में के पानी के जहाज HMS वीगल, इसको आप याद रखें कि डार्विन का जो जहाज था उसका नाम क्या था? HMS वीगल पर जीवन की एक ऐतिहासिक समुद्र यात्रा पर निकले। जहाज के कैप्टन को आशा थी कि चार्ल्स डार्विन विश्व की इस यात्रा में बाइबल के विशिष्ट सृष्टिवाद के समर्थन में साक्ष्य जुटाएंगे। जो बाइबल में था सृष्टिवाद, उसी के आधार पर कुछ साक्ष्य यानी प्रमाण जुटाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डार्विन ने अनेक क्षेत्रों में जुटाए सभी प्रकार के आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी बहुत ही पुरानी है। सृष्टिवाद के समय यानी 400 वर्ष पुरानी नहीं थी, ये बहुत पुरानी है, 4.5 मिलियन वर्ष पुरानी है, मात्र हजारों साल उम्र की नहीं। तथा जैविक विकास वह तरीका है जिसके द्वारा प्रजाति बनती है व परिवर्तित होती है। 19वीं शताब्दी में मध्य में हुई बौद्धिक व वैज्ञानिक प्रगति से डार्विन के विचारों को बल मिला। वहां से इनको क्या मिला? बल मिला। तो डार्विन ने इसी आधार पर विकासीय संबंध का अपना प्राकृतिक चयन मत प्रस्तुत किया। तो डार्विन का कौन सा मत था? प्राकृतिक चयन का मत था डार्विन का। डार्विन ने कहा कि यहाँ तो प्राकृतिक चयन होता है भाई। ठीक है। तो किसी समष्टि यानी पॉपुलेशन के सदस्यों के वंशागति जो भिन्नताएं होती हैं यानी हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, उनमें क्या होता है कि डार्विन ने बताया कि किसी समष्टि के सदस्यों में शारीरिक, क्रियात्मक व व्यवहारगत जो लक्षण हैं या बिहेव आते हैं वो भिन्नताएं होती हैं। वो क्रियात्मक हो, शारीरिक हो या फिर व्यवहारगत जो भिन्नताएं आती हैं वो ही जो उसमें जो बिहेवियर आती हैं या अलग अलग भिन्नताएं आती हैं वह भिन्नताएं होती हैं। किसने बताया था? ये बताया था डार्विन ने। ठीक है। तो डार्विन का माना कि यह भिन्नताएं प्राकृतिक चयन हेतु आवश्यक होती हैं। डार्विन मतलब प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई समष्टि को निर्माण के लिए ये भिन्नताएं बहुत ही आवश्यक होती हैं, ऐसा मानते थे कौन? डार्विन। तो इनके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि किसी समष्टि की प्रत्येक पीढ़ी में पर्यावरण की वहन क्षमताओं से भी अधिक जीवन उत्पन्न होता है। अर्थात जीवन के जो अपार क्षमता होती है, किसी भी जीवों में जीवन की अपार क्षमता होती है। ये किसने कहा? ये कहा था डार्विन ने।
अब डार्विन ने यह तर्क प्रमुख समाजशास्त्री व अर्थशास्त्री जो थॉमस माल्थस थे के मानव जनन क्षमता के प्रस्ताव को प्रेरित होकर किया था। लेकिन डार्विन ने जनन क्षमताओं की व्याख्या के लिए धीमे प्रजनन करने वाले जीव हाथी का उदाहरण दिया। हाथी की औसतन जो 100 वर्ष तथा प्रजनन अवधि 30 से 90 वर्ष मानने पर एक मादा हाथी अपने जीवन में 6 बच्चे पैदा कर सकती है। दर पर भी उसमें जो क्या हैगा कि 750 दिन होते हैं, उन मिलियन हाथी पैदा होती हैं, ठीक है, उतना जो ठीक है वो अलग बात है। पीढ़ी, इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तरजीविता कहते हैं। अब इसमें देखना है हमें जो जीव है उपयुक्तता में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जीव उपयुक्तता में भिन्नता पैदा करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जीव उपयुक्तता में जो है वो भिन्नता पैदा करते हैं, इसको हमको देखना है सबसे पहले। तो यहाँ किसी जीव की उपयुक्तता या फिटनेस का अर्थ समष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा उसकी प्रजनन में सफलता अर्थात जीव के उपयुक्तता उसके जनन की उपयुक्तता तक ही सीमित नहीं है। इसके अर्थ में जो सफलतम जीव है, इसको यार क्या करना है, इसको याद कर रख लीजिए, आप पॉइंट याद कर लीजिए, खत्म खेल। अब आता है जीव अनुकूलित हो जाते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा, जीव अनुकूलित हो जाती हैं। किसी जीव के जो शारीरिक या क्रियात्मक या व्यवहारगत लक्षण होती हैं वो किसी पर्यावरण विशेष हेतु सक्षम होती हैं या अनुकूलित होती हैं। मतलब किसी मौसम में सर्दी आ गई तो जीव अपने आप को सर्दी के मौसम में डाल लेता है। ये क्या होती हैं, अनुकूलन होती हैं, जो डार्विन ने बताए थे। अब थे अल्फ्रेड रसेल वेसल ने डार्विन का समर्थन किया था कि डार्विन सही कहते हैं। अल्फ्रेड वेसल रसेल ने 1823 में 1913 में एक ब्रिटिश प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बताया कि प्रजनन प्रजातियों में उत्पत्ति प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा ही होती है। मतलब इन्होंने क्या किया था, उनका समर्थन किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, कोई इंपोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ये कभी नहीं आता, ये भी कभी नहीं आता। आप इसको पढ़ के लेके रखिए, सिर्फ आपके लिए बोला जा रहा है। अब इसमें जो इंपोर्टेंट है वो ये है कि डार्विन से पूर्व के मत क्या थे और डार्विन के बाद के मत क्या थे, उनको आपको याद रखना है। तो पृथ्वी अपेक्षाकृत रूप से नई है, जिसकी उम्र कुछ हजार वर्ष की है। डार्विन के पहले के मत थे और डार्विन के बाद के मत ये थे, क्या थे कि पृथ्वी अपेक्षाकृत रूप से बहुत ही पुरानी है, उम्र को अरबों वर्षों में आंका जा सकता है। प्रत्येक प्रजाति विशिष्ट रूप से सृष्टित है, प्रजाति में बदलाव नहीं होता तथा प्रजातियों की संख्या समान है। ये डार्विन के पहले के मत था। लेकिन बात का क्या था कि प्रजाति वंश आरोह से संबंधित है, अतः पृथ्वी पर जीवित इतिहास में लड़ियों के क्रम में परोया जा सकता है। अब आता है अगला था कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलन या सृजनकर्ताओं का कार्य है, जिसमें प्रत्येक प्रकार के जीव की संरचना व कार्य का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरणीय अनुकूलन संयोगिक भिन्नताओं के कारण होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। जीवों में भिन्नता उनकी कमियां के कारण आती हैं, पहले कहते थे, लेकिन परिस्थितियों में अंतःक्रम के कारण ये उत्पन्न होती हैं। ये बताया बाद में कि इस टाइप से ये क्रियाएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। यहाँ कोई इसमें कमी नहीं आती है, कोई कमी से ये उत्पन्न नहीं होती हैं, ये बताया था बाद में। चलिए ठीक है, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को हमको कॉल आ रहे हैं या फिर वो हमारे किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले ग्रुप या किसी और माध्यम से वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके जो सारे के सारे लेक्चर हैं वो कहाँ से हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, या हम देखते भी हैं तो उसके बाद जो क्रम में है वीडियो नहीं चल पाती हैं, उसके बाद वीडियो जो है सही से नहीं चलती हैं, तो हम कैसे करें उसको। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक निकाला है, कैसे चलाना है हमने पूरा, हमारी टीम ने उसको निकाल के दिया है। तो आपको क्या करना है इसमें, सब ये करना है, सबसे पहले देखिए ये करना, ये सारी प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आपके यूट्यूब ऐप पर जाएंगे, इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा ऐसा। वहाँ जाकर आपको अपने सर्च बार में जाना होगा। सर्च बार में जाकर यहाँ पर टाइप करना होगा आकाश लेक्चर और यहाँ से सर्च करना होगा।
सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है और आगे की ओर चलते रहना है। यहाँ बिल्कुल दूसरे नंबर पे ही यह जो हमारा लोगो आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस टाइप से क्लिक करेंगे आप तो इस टाइप का इंटरफेस जो है खुल जाएगा। अब इस पे आप होम पे हमारी वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ से नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वीडियो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप वीडियो पर जाकर यहाँ से हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। अनलिमिटेड चलते रहें, आप वीडियो देख सकते हैं यहाँ से आप। और यहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट, हमारी सारी की सारी प्लेलिस्ट हैं। क्लास 11th चैप्टर 6 मोटिवेशनल, इस पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये मोटिवेशनल, ये डिलीट वीडियो, ये वीडियो प्राइवेट है। ठीक है, आप इसको नहीं देख सकते। आप यहाँ से इन सारी वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। आप किसी को भी क्लिक कर कर आप यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई न अबाउट तक आप यहाँ पहुँच कर यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल पर जा सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे आप एक बार तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस है जो खुल जाएगा। ठीक है, अब इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ आएगा टेलीग्राम, देखें इस पर आपको क्लिक करना होगा, तब हमारा इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हमारा ये टेलीग्राम है, ये शुरुआत है इसकी। यहाँ से चलेंगे, ये सारे के सारे PDF यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप इन सारे PDFs को देख सकते हैं। MCQs सभी टाइप के, लिंक्स सभी टाइप के यहाँ पर PDF नोट्स सभी उपलब्ध हैं यहाँ पर। ये हमारे बॉयक हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के आप यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे फाइल्स हैं, फाइल्स के बाद लिंक्स भी हैं यहाँ पर, लिंक के बाद बॉयक भी हैं यहाँ पर, सभी उपलब्ध है यहाँ पर। आप यहाँ से इनको कर सकते हैं। और यहाँ के बाद आप हमारे जैसे ही हमारे चैनल पे आप पहुँचते हैं, हमारे चैनल पे पहुँचने के बाद आप वीडियो शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से कोई भी वीडियो आप ले लीजिए, सिलेक्ट में प्लेलिस्ट से ले लीजिए, आप उसको यहाँ से चालू कर सकते हैं इस टाइप से। निम्नलिखित पर ये विचार देखिए, कीजिए। निम्नलिखित पर ये विचार वीडियो चल रहा कीजिए। है। किस पर विचार करना है? ठीक है, ये आप कोई भी वीडियो ऐसे चला सकते हैं। पहला हमारा है, यहाँ पर आ गए, कोई वीडियोस चला सकते हैं, आप ट्रिक चला सकते हैं, ये ट्रिक वीडियो है। से याद कर सकते हैं, उसको इसमें बताया गया है। तो विषाणु जन्य ट्रिक रोगों वीडियो को हो याद गई। करने का एक तरीका ठीक होता है, है। तो आप इस टाइप से आप हमारा सारा का सारा इंटरफेस देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।